यस हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ, नेहा, अमन, सुप्रभात। ऑडिबल विजिबल एकदम परफेक्ट। कर सकते हैं शुरुआत। ऑल परफेक्ट। चलिए सुनिए। तो कल का पहले एक बार गाइस रिकॉल करवा देता हूँ और फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं तेरा सहारा हूँ। साय ऋषभ, गुड मॉर्निंग। चलिए भी देखिए, तो चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग का पार्ट तो एकदम इजी इजी चिल्लर चिल्लर था। और तो मेन वाली जो एंट्रीज थी वहां से एक बार स्टार्ट करता हूँ। मैंने रिवाइज करवाना आपको। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपको दिया था लिस्ट ऑफ सर्विसेज विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके। पहला वाला था आपका एंट्री नंबर 13। फर्स्ट वन, फर्स्ट वन वॉज योर एंट्री नंबर 13। देखिए, सबसे पहले होता है सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। मतलब पंडित जी आपको जो सर्विसेज देंगे ना, पूजा पाठ वगैरह किसी भी टाइप की करवाएंगे, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। देन नेक्स्ट वाला था कि अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी है, कोई ट्रस्ट है, जिसने खुद को रजिस्टर करवाया है इनकम टैक्स में, है ना, इनकम टैक्स में रजिस्टर करवाया है 12 AB में, है ना, 12 AB में अगर रजिस्टर करवाते हैं तो उनको इनकम टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपने खुद को अगर कोई ऐसा ट्रस्ट वगैरह है जिसने खुद को 12 AB में रजिस्टर करवाया हुआ है ना, और वो अपने आसपास की जगह रेंट पे देता है। आसपास की जगह रेंट पे देता है मतलब क्या, है ना, आसपास की जगह रेंट पे देता है, इसका मतलब क्या, कि अगर रूम्स वगैरह सस्ते वाले रूम्स, तो उसका पर डे का रेंट होना चाहिए 999 या उससे कम। अगर कल्याण मंडपम हॉल, मतलब मंदिर के जो हॉल वगैरह हैं, अगर आपने रेंट पे लिया है ना शादी करवाने के लिए, पूजा करवाने के लिए, तो उसका पर डे का रेंट 10,000 से कम होना चाहिए। एंड अगर आपने आसपास की दुकानों को रेंट पे दिया हुआ है तो उसका मंथली रेंट 10,000 से कम का होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट वाला आपके यहाँ पर बोला गया है सर्विसेज बाय अ रिलीजियस पिलग्रिमेज। तो नेक्स्ट आपको बोला था कि अगर आप रिलीजियस पिलग्रिमेज पर गए, मतलब आप कहाँ पर गए, या तो कैलाश मानसरोवर गए, है ना, वो भी किसके साथ, KMVN के साथ, कुमाऊं मंडल विकास निगम के साथ, या फिर आप हज यात्रा पर गए, है ना, स्टेट हज कमेटी या फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ, है ना, मक्का मदीना आप गए, तो भी अगर इन लोग के साथ गए तो जीएसटी विल बी एग्जेम्प्ट। देन नेक्स्ट वाला बोला था कि अगर आपको ट्रेनिंग या कोचिंग दी जा रही है आर्ट्स या फिर कल्चर में, लेकिन आर्ट्स या कल्चर AC कौन चालू करेगा। ऋषभ तिवारी कह रहा है वॉइस। वॉइस तो आ रही है यार, वॉइस में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, परफेक्ट है ना सब, करेक्ट। चलिए देखिए,
तो यहाँ पर आपको दिया है कि भाई एसी किसने चलाना चाहिए, है ना, एसी किसने चलाना चाहिए, एसी चलाना चाहिए एक इंडिविजुअल ने। आवाज का अभाव है, ऋषभ कह रहे हैं। ऑल ओके ना ऋषभ, है ना जी यस। तो एसी कौन चालू करेगा, तो एक इंडिविजुअल चालू करेगा, मतलब आपको एक इंडिविजुअल आर्ट का कल्चर सिखा रहे तो ये एग्जाम होगा, किसी और ने सिखाया तो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पर आर्ट्स और कल्चर में आपका मतलब डांस, म्यूजिक, थिएटर वगैरह ये सारा का सारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला था कि अगर आपको स्पोर्ट्स सिखाया जा रहा है तो स्पोर्ट्स किसी चैरिटेबल एंटिटी ने सिखाना चाहिए जो इनकम टैक्स में 12 AB में रजिस्टर्ड है ना, तो ये एग्जामेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। देन नेक्स्ट वाला था आपके पास एंट्री नंबर 1। एंट्री 1 में कहा था कि जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह रहेगा अगर वो 12 AB में रजिस्टर्ड है एंड स्पेसिफाइड चैरिटेबल एक्टिविटीज करता है तो ये एग्जामेशन मिलेगा। अब इसमें स्पेसिफाइड एक्टिविटीज कौन कौन सी आ गई थी, तो पहला बोला था कि यार ये लोग पब्लिक हेल्थ के लिए काम करते हैं। पब्लिक हेल्थ मतलब क्या करेंगे, केयर या काउंसलिंग करेंगे किन लोगों की, जो टर्मिनली इल हैं, बस है ना मरने वाले हैं या मरने की कगार पर हैं, या फिर सीवियरली फिजिकल या मेंटली डिसेबल्ड हैं, जो लोग HIV या फिर एड्स से अफ्लिक्टेड हैं, या फिर पर्सन्स एडिक्टेड टू नशा, है ना, जो लोग नशा करके बैठते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स और एल्कोहल, है ना, तो उनको हम नशा छुड़वाने की कोशिश करें, उनके लिए आप क्या करो, केयर या काउंसलिंग करो, या फिर आप पब्लिक अवेयरनेस फैलाते हो रिगार्डिंग हेल्थ, फैमिली प्लानिंग या फिर प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो अगर आपने इन सब के लिए काम किया तो GST आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट वाला, आप सॉरी को बढ़ावा दे रहे थे। व्हाट वाज सॉरी, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, योगा। तो अगर आप इन तीनों को बढ़ाने की बात करते हैं तो भी आपका GST एग्जाम्प्ट रहेगा। देन नेक्स्ट वाला कि अगर आप एजुकेट करते हो या फिर स्किल डेवलप करते हो किन लोगों की, है ना, बच्चों की, बूढ़ों की। बच्चों में कौन आ गया था, एबेंडेंट चिल्ड्रन, ऑर्फन चिल्ड्रन, अनाथ बच्चे। बूढ़ों में कौन आ गया था, जो 65 ईयर से ज्यादा के लेकिन वो भी रूरल एरिया में। या फिर आप कैदियों को जाके पढ़ाते हो या फिर स्किल डेवलप करवाते हो, या फिर जो लोग फिजिकली मेंटली अब्यूज हैं या फिर ट्रॉमेटाइज पर्सन है, या फिर ट्रॉमेटाइज पर्सन है, ठीक है, परफेक्ट। या फिर आप इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन का काम करते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये सारी की सारी चीजें एग्जाम्प्ट रहेगी। इसके अलावा जो भी रहेगा तो इस एंट्री में टैक्सेबल रहेगा। जैसे पहला वाला कि अगर यहाँ पर आपके, अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, चैरिटेबल एंटिटी से एडवर्टीजमेंट्स करवाते हो तो वो एडवर्टीजमेंट्स पर GST आ जाएगा। अगर ये लोग कोई इवेंट करवाते हैं जहाँ पर आपको टिकट्स वगैरह है ना, टिकट्स वगैरह बेचने के बाद वो आपको एंट्री देते हैं तो ये सारी की सारी चीजें भी टैक्सेबल रहेगी। नेक्स्ट वाला था कि चैरिटेबल ट्रस्ट अगर स्कूल खोल ले तो वो टैक्सेबल रहेगा कि एग्जाम। तो इस एंट्री में तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको एजुकेशन की अलग से एंट्री कल आपने पढ़ी थी 66, तो उसके हिसाब से एग्जामेशन मिल जाएगा। देन अगर ट्रस्ट वालों ने आपको हॉस्टल वगैरह ओपन करके दिए तो टैक्सेबल रहेगा, ठीक है, जो एग्जामेशन नहीं है वो टैक्सेबल है। देन ये हमने कर लिया योगा मेडिटेशन कैंप वगैरह। तो अगर आपका योगा मेडिटेशन कैंप वगैरह लगाया गया है जहां पर आपको योगा भी सिखा रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं, प्लस रहने की भी व्यवस्था है, प्लस आपका खाना पीना भी है, तो उस केस में GST आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, क्योंकि रीजन, है ना, एग्जाम्प्ट है। क्यों एग्जाम्प्ट है, हाँ, क्योंकि एक बंडल बना दिया गया है और ये नेचुरल बंडल है ना, इसमें कॉम्पोजिट सप्लाई आपका माना जाएगा। एंड नेचुरल बंडल में जो मेन प्रिंसिपल सप्लाई रहता है वो वाला GST रेट लगाते हैं। तो क्योंकि मेन सप्लाई हमारा योगा है और योगा एग्जाम्प्ट है, इसलिए खाना पीना रहना भी आपका एग्जाम्प्ट रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको बोला है कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटी जैसे एरोबिक, डांस, म्यूजिक, अगर ये सब सिखाया तो ये सारा का सारा टैक्सेबल है। देन यहाँ पर अगर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके हॉस्पिटल्स मैनेज कर रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो इस वाली एंट्री में तो टैक्सेबल रहेगा। लेकिन हेल्थ केयर कल हमने पढ़ा नहीं था, आई थिंक, है ना, आज पढ़ेंगे। तो 1974 में इसको एग्जामेशन दिया गया है। देन रिक्रिएशन एक्टिविटीज ऑलरेडी हो गया था। देन था GST सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट को यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करें, हम उनको एडवर्टीजमेंट करके देते हैं, हम वहाँ पर AC रिपेयर करने जाते हैं, मतलब छोटी मोटी जो भी चीज़ें रहेगी उस केस में GST चार्ज होगा, ठीक है। आसपास की जगह हमने ऑलरेडी पढ़ा, है ना, 999, 999 वगैरह। देन नेक्स्ट वाली एंट्री थी आपकी एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज वाज मेनली पहला वाला एंट्री नंबर 24 कि यहाँ पर लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग हो रहा है किसका, राइस का, तो वो एग्जाम्प्ट है। और अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का हो रहा होगा तो वो भी एग्जाम्प्ट है। और आगे एंट्री नंबर 54 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट 24A में आपको लिखा हुआ था कि आपके पास जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी आप वेयरहाउसिंग करवाते हो, उसका स्टोरेज करवाते हो, जड़ी बूटी या ना पत्तियां आप लेके आ गए वगैरह वगैरह, तो एग्जाम्प्ट रहेगा। देन नेक्स्ट वाला बोला था कि आपके यहाँ पे जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनाज और दाल रहेगी, है ना, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनका आप स्टोरेज या वेयरहाउसिंग करवाओगे तो भी एग्जाम्प्ट है। एंड अगर आप जानवरों का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हो, है ना, आर्टिफिशियल तरीके से जानवर आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो वाला फंडा भी एग्जाम्प्ट रहेगा। देन एंट्री नंबर थी आपके पास 54। एंट्री 54 में कहा था कि आप कोई भी चीज करके देते हैं किसी फार्मर को, या फिर कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, है ना, फल फूल उगाने के लिए या फिर जानवर पालने के लिए, एक्सेप्ट हॉर्सेस।
हॉर्सेज वाला पार्ट टैक्सेबल रहेगा, उसके अलावा आपने कुछ सर्विस दी है तो यहाँ पर टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा। तो सर्विसेज किस किस टाइप की, जैसे पहला वाला कि अगर आप एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करके देते हो, है ना, जो आपको यहाँ पर बीज उगाने में, प्लांट उगाने में, फल फूल सब्जियां उगाने में हेल्प करता है, उसमें क्या क्या आएगा, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, है ना, या फिर टेस्टिंग करके देना। तो बेसिकली ये सब आपके, है ना, सब्जियां उगाने तक की प्रोसेस है, तो ये एग्जेम्प्ट है। फिर आपने फार्म लेबर सप्लाई किया तो वो भी एग्जेम्प्ट है। अब फार्म लेबर वहां पर जाके क्या करेगा, टेंडिंग, प्रूनिंग, कटाई, छटाई, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग वगैरह वगैरह, तो अलग अलग प्रोसेस करके देगा। लेकिन आपको सिर्फ वही प्रोसेस करना है जो आपके प्रोडक्ट को प्राइमरी मार्केटेबल बनाए, सेकेंडरी मार्केटेबल ना बनाए। ठीक है, मतलब आपको उतना ही काम करना है जिससे वो मंडी में बिक जाए। अगर आप उसको रिटेल पैकेजिंग वगैरह करते हो तो फिर वो वाली प्रोसेस टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, एंड आपके प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने आलू की चिप्स बना दी तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला, यहाँ पर आप क्या करोगे कि एग्रीकल्चरल मशीनरी या फिर खाली जमीन अगर आप फार्मर्स को रेंट पे देते हो वो भी एग्जेम्प्ट है। देन लोडिंग अनलोडिंग वगैरह ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये भी एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, आप किसानों को हेल्प कर रहे हो और उनको ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो, किसान मेला, किसान कॉल सेंटर, ठीक है, उनके लिए आप सॉइल टेस्टिंग वगैरह करके देते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो दिस विल बी एग्जेम्प्ट। एंड जो एपीएमसी वाले होते हैं, मतलब मंडी वाले या फिर उनके जो कमीशन एजेंट्स हैं जहाँ पर जाके आप सामान बेचोगे, तो ये जो कमीशन लेंगे, आपसे फीस लेंगे, इवन दिस विल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर ये मंडी वालों से आपने कोई जगह, दुकान वगैरह रेंट पे ली है तो रेंट का अमाउंट विल बी टैक्सेबल। ओके, ये जो अलग अलग टाइप के यहाँ पर जानवर पालना, ये भी एग्जेम्प्ट है, जैसे ब्रीडिंग ऑफ फिश, पिसिकल्चर, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, सेरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, फ्लोरिकल्चर, या फिर हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एटसेट्रा। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, अगर आपने एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर ग्राइंडिंग, स्टेरिलाइजिंग, एक्सट्रैक्शन, पैकेजिंग, है ना, ये सारी की सारी चीजें जिसमें, है ना, ये सारी की, है ना, सारी चीजें जिसमें आपका प्रोडक्ट जो है वो सेकेंडरी मार्केट के लिए रेडी होता है, तो ये सारी की सारी चीजें टैक्सेबल होगी। देन नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, तो ये हमने पढ़ा किसान मेला, किसान क्लब, ये मंडी वाला हमने पढ़ा। देन ये सब चीजें अगर आप स्टोर करोगे, जैसे प्रोसेस टी या कॉफी, तो ये टैक्सेबल के एग्जाम, टैक्सेबल, क्योंकि प्रोसेस्ड इसलिए फॉर्म चेंज हो गया है ना। गुड़ या शक्कर, इनको स्टोर करना टैक्सेबल, क्योंकि फॉर्म चेंज हो गया है। पल्सेस, है ना, जिसमें ग्राम, चना वगैरह वगैरह रहेगा, तो ये एग्जेम्प्ट है। लेकिन ऐसी दाल जिसको आपने स्प्लिट कर दिया, छिलके उतार दिया, तो उसका फॉर्म चेंज हो गया, तो उसको यहाँ पर टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट आपको बोला था मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, तो धान से चावल बनाना, ये वाली प्रोसेस भी क्या है ना, ये वाली टैक्सेबल है, क्योंकि आप उसका फॉर्म चेंज करके दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया है एजुकेशन सर्विसेज, तो इसमें एंट्री नंबर थी 66A। तो हम यहाँ पर कह रहे थे कि अगर आप एफिलिएशन करते हो, है ना, अगर आपने एफिलिएशन किया हुआ है, तो स्कूल्स ने एफिलिएशन किया है स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई, आईसीएसई वगैरह से, तो ये जो एफिलिएशन आपने किया ये क्या होगा, और अगर गवर्नमेंट स्कूल से किया है तो एग्जेम्प्ट होगा, प्राइवेट स्कूल से किया है तो टैक्सेबल होगा। देन नेक्स्ट वाला आपका फंडा आ गया था एजुकेशन सर्विसेज का, एंट्री 66। तो सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया था पे नंबर 4.24 से, तो 4.24 पर आ जाइए। तो हमने कहा था कि हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को 3 कैटेगरीज में बांटा है, एक स्कूल्स, एक कॉलेजेस, एंड तीसरा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब हमने कहा कि जो स्कूल्स वगैरह वगैरह है, स्कूल, कॉलेजेस, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर ये तीनों, अब है ना, तीनों अगर कोई भी सर्विस देते हैं अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ को, तो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। तो एडमिशन की फीस लेंगे, है ना, पिक एंड ड्रॉप करेंगे, फ्री में खाना खिलाएंगे, जो भी रहेगा, जो भी आउटपुट सर्विसेज देंगे वो एग्जेम्प्ट रहेगा। एंड उसके अलावा जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फीस देते हैं, ये भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे यहाँ पर इनपुट सर्विसेज की, तो एक इनपुट सर्विस तीनों जगह पर एग्जेम्प्ट है, और यस, एक इनपुट सर्विस तीनों जगह पर एग्जेम्प्ट है। कौन कौन सा, हाँ, जो एडमिशन करवाने वाली सर्विसेज रहेगी या फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली सर्विसेज रहेगी। तो आपने एडमिशन का किसी को कमीशन पे किया या फिर आपने कहीं पर एग्जाम कंडक्ट किया था, उन्होंने आपसे पैसे लिए हुए हैं, तो इन सब केसेस में और जीएसटी विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, परफेक्ट है ना, ओके। देन उसके अलावा देखिए कॉलेजेस में एक और चीज एग्जेम्प्ट थी, अगर ये अपने ऑनलाइन जर्नल्स, मतलब ऑनलाइन मैगजीन्स बनवाते हैं तो। उसके अलावा जो भी एग्जेम्पशन था वो स्कूल में था, तो स्कूल वालों ने ट्रांसपोर्टर को हायर किया है। ठीक है, स्कूल वालों ने एक बस वाले को हायर किया कि पिक एंड ड्रॉप देना है, तो स्कूल के लिए ये इनपुट सर्विस है।
और स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा एग्जाम। और स्कूल वाले जब यही आउटपुट सर्विस देंगे अपने बच्चों, स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को, तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम। तो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला फंडा था, ये दोनों जगह से आपका एग्जाम था। यानी जो ट्रांसपोर्टेशन वाला फंडा था, ये दोनों जगह से आपका एग्जाम था। ओके, डन। नेक्स्ट वाला था कि अगर आप यहाँ पर मिड डे मील्स वगैरह करवाने के लिए किसी केटरर को हायर करते हो, मतलब कि आपने किसी केटरर को हायर किया जो खाना बना के देगा, है ना, बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, तो ये भी केटरर जो पैसा लेगा वो भी रहेगा जीएसटी से एग्जाम। फिर आपने सिक्योरिटी वालों को हायर किया है, और आपने सिक्योरिटी वालों को हायर किया है, या फिर हाउसकीपिंग, क्लीनिंग वालों को हायर किया, वो भी एजुकेशन प्रीमाइसेस में, तो वो भी एग्जाम रहेगा। और अगर बाहर किया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इतना डन। हाँ ना, फिर हमने देखा था ये कॉलेज वाला, तो ये सब टैक्सेबल रहेगा, है ना। और पहले वाले कुछ पॉइंट्स है इसमें एजुकेशन वाले, उस पर आ जाते हैं। चलिए देखिए, एजुकेशन वाला हमने स्टार्ट किया था, आपका पेज नंबर था 4.1, हाँ 7। तो यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला पार्ट हमने पढ़ लिया था, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, है ना। देन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगा कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होंगे, है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होंगे। तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपको ऐसी डिग्री या ऐसा कोर्स करवाता है विच इज रिकॉग्नाइज बाय इंडियन लॉ, तो आप कहीं से भी बीबीए एमबीए वगैरह करो, है ना, कुछ भी करो, इट विल बी एग्जाम। लेकिन अगर आप फॉरेन कोर्सेज करते हो, आप एफआरएम करते हो, सीएफए करते हो वगैरह वगैरह, तो है ना, वो टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ये फॉरेन कोर्सेज हैं। ओके, और प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन जैसे हम लोग अगर कोचिंग करवा रहे हैं, तो है ना, ये भी टैक्सेबल है। क्यों? हम इंडियन कोर्सेज नहीं पढ़ा रहे क्या? पढ़ा तो नहीं, लेकिन हम डिग्री आपको नहीं देंगे, डिग्री आपका इंस्टीट्यूट देगा। ठीक है, तो आपने जो आपके इंस्टीट्यूट में पैसा पे किया है ना, आईसीएमआई, आईसीआई, आईसीएसआई में, तो यहाँ पर जीएसटी विल बी एग्जाम। क्लियर है? चलिए, देन नेक्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया था कि अगर आप वोकेशनल एजुकेशनल कोर्सेज करवाते हो, तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह है जो आपको सिखाते हैं, तो चाहिए गवर्नमेंट रहे तो भी एग्जाम रहेगा, प्राइवेट वाला यहाँ पर आईटीआई वगैरह रहा तो भी एग्जाम रहेगा। लेकिन इनको वही चीज़ें सिखानी है जो इनको बोला गया है, जो नोटिफाई किया गया है। तो नोटिफाई क्या क्या किया गया है, तो एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। तो किसी को काम सिखाना है इलेक्ट्रिशियन का, वायरमैन, कारपेंटर, प्लम्बर, मेसन, मैकेनिक, टूल डाई मेकर, तो अगर आप ये सारे के सारे काम करवाते होते तो इट विल बी, मतलब ये काम सिखाते हो तो इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बोला कि प्राइवेट आईटीआई भी एग्जाम्ट है अगर ये यही काम बताता है जो नीचे लिखे हुए हैं, एंड गवर्नमेंट आईटीआई तो ऑफकोर्स एग्जाम्ट है। देन नेक्स्ट वाला फंडा कि अगर आपके बोर्डिंग स्कूल्स हैं जो आपको स्टे वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो टैक्सेबल होगा कि एग्जाम्ट, एंड इट विल बी एग्जाम्ट। उसका रीजन क्या है? हाँ, अगेन नेचुरल बंडल बन जाएगा, है ना, खाना पीना रहना और एजुकेशन है, तो इसमें मेन सप्लाई आपका एजुकेशन का है ना, कॉम्पोजिट सप्लाई, प्रिंसिपल नेचर, तो क्योंकि एजुकेशन एग्जाम्ट है, एवरीथिंग विल बी एग्जाम्ट। देन नेक्स्ट आपको दिया गया था कि अगर आपको स्कूल्स वाले ड्यूअल क्वालिफिकेशन देते हैं, मान के चलिए आपके स्कूल वाले बोलते हैं कि हम आपको बीकॉम प्लस एफआरएम साथ में करवाएंगे, और दोनों का अलग अलग पैसा लिया, तो बीकॉम का पैसा विल बी एग्जाम, एफआरएम विल बी टैक्सेबल। लेकिन दोनों का मिला के फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए उन्होंने बल्क में ले लिया, तो हाँ, तो ये आर्टिफिशियल बंडल हो जाएगा। इस केस में हायर वाला रेट जो है वो लगाया जाएगा। ओके, मिक्स सप्लाई हो जाएगा। देन अगर आपको स्कूल वाले हॉबी क्लासेस सिखा रहे हैं, तो उस केस में जनरली तो एग्जाम्ट है, लेकिन अगर उसके लिए बिलिंग बहुत ही ज्यादा की जाती है तो सरकार उस पर अलग से टैक्स लगा सकती है, उसको आर्टिफिशियल बंडल मान के। नेक्स्ट, अगर आप आईआईएम से एमबीए करते हैं, तो है ना, 20-30 लाख रुपए देके, इवन इन दैट केस इट विल बी एग्जाम, तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप कितना भी महंगा एमबीए करो। लेकिन अगर आप आईआईएम से अलग से कोर्सेज करते हो, तो कोई डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, है ना, 1 ईयर वाले, 2 ईयर वाले, तो अगर वो शॉर्ट टर्म रहा, 1 साल से कम वाला कोर्स, तो है ना, तो एग्जाम टैक्सेबल रहेगा, और 1 साल या उससे ज्यादा रहा तो एग्जाम रहेगा। तो शॉर्ट कोर्सेज आपके टैक्सेबल हैं, लॉन्ग कोर्सेज टैक्सेबल, शॉर्ट कोर्सेज टैक्सेबल है, लॉन्ग कोर्स आपके एग्जाम रहेंगे। और शॉर्ट लॉन्ग मतलब 1 साल से कम या फिर मिनिमम 1 ईयर। नेक्स्ट, आपको बोला था सप्लाई फूड इन अ मेस और कैंटीन, तो मेस या फिर कैंटीन में अगर स्कूल कॉलेज वाले खुद ही आपको बेच रहे हैं, है ना, खुद ही कैंटीन चला रहे हैं, तो एग्जाम्ट रहेगा, क्योंकि आउटपुट सर्विसेज में लिखा है एनी काइंड ऑफ सर्विसेज बाय दीज इंस्टीट्यूशंस टू फैकल्टी, स्टूडेंट, स्टाफ विल बी एग्जाम्ट। ठीक है, लेकिन अगर उन्हें किसी थर्ड पार्टी को कैंटीन चलाने के लिए दे दी, तो हाँ, तो फिर जीएसटी आ जाएगा, अगर वो कैंटीन वाला रजिस्टर्ड है तो। ठीक है,
और अगर इन लोगों ने, स्कूल कॉलेज वालों ने केटर को हायर किया बच्चों को खाना खिलाने के लिए, तो इनपुट सर्विस एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन सिर्फ स्कूल्स के लिए। ठीक है, जो मिड डे मील वगैरह या फिर लिखा था वो सिर्फ स्कूल्स में लिखा था। मतलब अगर कॉलेज वालों ने या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग वालों ने अगर किसी केटर को हायर किया है तो वो हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है, डन। देन लास्ट वाला पॉइंट इसमें था आपके पास, फीस चार्ज फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। ठीक है, मतलब जो लोग आपके यहाँ पर आए हैं ना, कुछ कंपनीज आपके यहाँ पर आई, आपके कॉलेज में आई है प्लेसमेंट्स उठाने के लिए, मतलब प्लेसमेंट्स करवाने के लिए, तो यहाँ पर पैसा कौन किसको देता है? कंपनी वाले कॉलेज वालों को देते हैं। तो कॉलेज जो ये पैसा चार्ज कर रहा है, क्या उस पर भी जीएसटी आएगा? है ना, आंसर इज उस पर भी जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है ना। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। क्यों, मैंने मैसेज डाला था ना। ओके, चलिए सुनिए, तो यहाँ से मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। नेक्स्ट वाला हमारा था आज सुबह जो हमने पढ़ा था हेल्थ केयर सर्विसेज। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था एंड नंबर 46। एंड नंबर 46 में आपको यहाँ पर दिया गया था, मैं थोड़ा साइड हो जाना, मुझे थोड़ा साइड होना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ओके, परफेक्ट। चलिए, एंट्री नंबर 46 वॉज रिगार्डिंग कि अगर आप जानवरों को उनके डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं तो जीएसटी आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। देन एंट्री नंबर 74 था कि अगर आप भी खुद डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी एग्जाम्पशन रहेगा। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, क्लिनिक में जाइए, या फिर आप हॉस्पिटल्स में जाइए, डॉक्टर क्लिनिक में जाइएगा, या फिर अगर आप पैरामेडिक्स के पास जाते हैं, मतलब कंपाउंडर नर्स वगैरह से अगर आपको यहाँ पर सर्विसेज मिली तो वो भी आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट हमने कहा था कि अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में जाके रूम बुक करते हो तो क्या वो टैक्सेबल रहता है कि एग्जाम? हॉस्पिटल में जाके अगर आप रूम बुक करते हो, अगर वो रूम के चार्जेस पर डे के 5,000 या उससे कम है तो एग्जाम्प्ट रहेगा, 5,000 से ऊपर गया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। देन अगर आप जाते हो, मतलब आपने किसी के लिए रूम लिया है फॉर एग्जाम्पल, है ना, आईसीयू सीसीयू, मतलब वहाँ पर रखा गया आईसीयू सीसीयू एनआईसीयू वगैरह में, तो ये हमेशा हमेशा एग्जाम्प्ट रहेगा चाहे कितना भी पैसा आपसे लिया जाए। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि अगर पेशेंट को एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं तो वो ऑलवेज ऑलवेज एग्जाम्प्ट रहेगा। अगर क्वेश्चन में दिया है कि एयर एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं तो इवन एयर एम्बुलेंस विल ऑल्सो बी एग्जाम, भले वो 5-10 लाख उसमें क्यों ना चले जाए। ठीक है, नेक्स्ट फिर कॉर्ड ब्लड बैंक, तो एक जमाने में उसको, है ना, एक जमाने में इसको एग्जाम किया जाता था, लेकिन अब कॉर्ड ब्लड बैंक को, कॉर्ड्स को स्टोर कर रखना, इसको कहा जाता है टैक्सेबल। ओके, अब यहाँ पर छोटे मोटे बहुत सारे क्लैरिफिकेशन थे। अरे यहाँ पर छोटे मोटे क्लैरिफिकेशन थे। तो हेल्थ केयर सर्विसेज, तो हेल्थ केयर सर्विसेज में कहा गया था कि सिर्फ रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया रहेगा तो ही आपको एग्जामिशन मिलेगा। अब रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या क्या आ जाएगा? तो एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, ये सब आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेकी वाली सर्विसेज लेते हो, है ना, अगर आप रेकी वाली सर्विसेज लेते हो, मतलब यहाँ पर बैठे बैठे किसी को भी आपने ठीक कर दिया, दैट इज कॉल्ड इज योर रेकी, तो रेकी वाला सिस्टम विल बी टैक्सेबल। ओके, देन उसके अलावा मैंने यहाँ पर था, जैसे मैं आपको बताया था कि आशीष सर ने क्या किया, हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया आप, है ना। फॉर एग्जाम्पल रोशन को ऐसा लग रहा है, रोशन को ऐसा लग रहा है कि उसके होंठ बहुत ही बड़े हैं, है ना, होंठ बहुत ही बड़े हैं, इज लाइक कि नहीं यार इतने बड़े होंठ नहीं होने चाहिए, है ना, सरफेस एरिया बढ़ सा जाता है तो होंठ थोड़े से कम कर लेते हैं। तो रोशन ने क्या करवा लिया यहाँ पर, है ना, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी। तो ये सब क्या चीज़ें आपके हैं, ये सब हो जाएगा आपका जनरली टैक्सेबल, क्योंकि सरकार कहती है कि आप इसको ब्यूटिफिकेशन के लिए कर रहे हो, आपकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर किसी को बाय बर्थ डिफेक्ट्स है ना, डेवलपमेंट अबनॉर्मलिटीज़ हैं, इंजरी है, ट्रॉमा है वगैरह वगैरह, इस कारण से करवाए तो फिर हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, नहीं रोशन जी नहीं। ओके, ठीक है, सुनिएगा। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, तो ये डॉक्टर डॉक्टर आपको बताया कि इसमें बोला कि डॉक्टर मतलब कौन, जो पढ़ा लिखा डॉक्टर होना चाहिए, मतलब झोला चाप डॉक्टर नहीं चाहिए, डिग्री वाला डॉक्टर चाहिए, उससे सर्विस ली तो एग्जाम मिलेगा, है ना, एग्जामेशन रहेगा। देन सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट एंड टेक्नीशियन, तो फॉर एग्जांपल के, है ना, आप कोई हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, कभी कभी आते हैं, है ना, महीने में 1 बार 2 बार वगैरह वगैरह, तो ये लोग जो पैसा लेंगे वो भी एग्जाम रहेगा। और बीच में हॉस्पिटल अपना कमीशन रख लेता है जिसको हम रिटेंशन मनी भी कहते हैं, तो ये जो रिटेंशन मनी रखा गया ये भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ओके, आज रोशन को सब लपेटे में ले रहे हैं, आज रोशन का दिन है, आज 14 अप्रैल, सही है। चलिए, नेक्स्ट आपको दिया गया था फूड सप्लाई टू द पेशेंट। अच्छा, रिटेंशन मनी जो हॉस्पिटल वाले बीच में कमीशन टाइप रख लेंगे ये भी एग्जाम्प्ट रहेगा। देन फूड सप्लाई टू द पेशेंट्स, तो इन पेशेंट रहते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर एडमिट है, तो इन पेशेंट्स को जो आप खाना वाना खिलाओगे वह एनीवेज क्या रहेगा, फुल्ली एग्जाम्प्ट रहेगा क्योंकि वो कॉम्पोजिट सप्लाई हो गया। लेकिन जो आउट पेशेंट है, कंसल्टेंसी के लिए आया था लेकिन आते से उसको भूख लग गई थी तो यहाँ पर भी खा के गया है, तो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो कैंटीन हॉस्पिटल वाली रजिस्टर्ड है तो, या फिर पेशेंट के घर वाले आके रह रहे हैं तो उनको भी हॉस्पिटल वाले खाना नहीं खिलाते, करेक्ट, अलग से लेना पड़ेगा, तो ऑल दीज विल बी टैक्सेबल। ओके,
रिचा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? मेरे ख्याल से तो आनी चाहिए यार, रोज़ मैं घर से लेक्चर लेता हूँ वैसे। देखिए एक बार चेक करिए, हाँ रिचा करिए कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एक बार चेक करना आ रही है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो सही जा रहा होगा, आई थिंक सो। आ रही है ना? मुस्कान तो करिए आ रही है यार। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रोज़ ही मैं अपनी आवाज़ सुनता हूँ यहाँ पर बैठ के। ऑल ओके। कल आप क्लास लोगे? कल दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है क्या? आईडीडी तो कंप्लीट हो रहा है, बताओ ना, दूसरा कोई पढ़ाना हो तो बताओ। फिर डिवाइस का इशू होगा, एकदम क्लियर है ना? वही तो। अरे यार इतना महंगा वाला माइक लगाया यार आप, मतलब बोल रहे आवाज़ क्लियर नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? चलो देखो नेक्स्ट आपको दिया गया है सर्विसेज अदर देन हेल्थ केयर। तो अगर हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, दुकानों को रेंट पे देते हैं, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करवाते हैं, तो ये सब हो जाएगा आपका बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल। ओके। नेक्स्ट आप देखिए, आपको दिया था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सरकार। तो अगर सरकार आपको सर्विसेज दे रही है, तो पहले कहा था कि म्यूनसिपैलिटी या फिर पंचायत वाली सर्विसेज है, जैसे क्लीनिनेस, वाटर सप्लाई वगैरह वगैरह। तो ये जो सरकार आपको सर्विसेज देगी, अगर बाई चांस पैसा लिया जा रहा है, इट विल बी फुल्ली, है ना, एग्जेम्प्ट। क्या बोल रहे हैं, कितने का माइक है ये बेटा? रोड का माइक है, 27-28 हज़ार का आता है ना? तो अब महंगा लगाया तो यार अच्छा ही होगा यार, क्वालिटी तो है कि नहीं, है ना? देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया था एंट्री नंबर 6। तो हमने बोला यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी वाले, पंचायत वाले जो भी काम रहेंगे वो बाय डिफॉल्ट एग्जेम्प्ट रहेंगे। नेक्स्ट वाला एंट्री नंबर 6, हमने कहा सरकार जो भी सर्विसेज देती है वैसे तो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन पोस्ट, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये वाली सर्विसेज जो दी जा रही है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी? टैक्सेबल, है ना? पोस्ट, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो पोस्टल मतलब पोस्ट ऑफिस वाली सर्विसेज, पोर्ट पर सर्विसेज दी जा रही है शिप को लेकर या फिर एयरक्राफ्ट को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है गुड्स या फिर पैसेंजर्स का, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आपसे रेंट वगैरह लेगी, ऑल दिस विल बी टैक्सेबल। ओके। नेक्स्ट आपका था कि यहाँ पर सरकार अगर सर्विसेज दे रही है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो देखना पड़ता है कि बिजनेस एंटिटी, हिरन कह रहा आईटी से क्लेम किया क्या? ऑफ कोर्स यस, है ना? तो यहाँ पर गवर्नमेंट अगर यहाँ पर सर्विसेज दे रही है किसको? बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी के केस में टैक्सेबल होता है कि एग्जाम, तो डिपेंड करता है। अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है तो टैक्स आता है, वो भी रिवर्स चार्ज में आता है, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पर छोटी सी आपको ये मुद्दा आपको दिया गया है, लेकिन भाई सेम कहानी कि पोस्ट, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज विल ऑलवेज बी टैक्सेबल। एंड इवन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सरकार रेंट पे देती है तो उसको भी हमेशा हमेशा सरकार टैक्सेबल करती ही करती है। ओके। देन एंट्री नंबर 8 थी आपकी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर सर्विसेज जा रही है, और एक सरकार दूसरी सरकार को अगर सर्विसेज दे रही है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगेन इसमें पोस्ट, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज विल बी टैक्सेबल। ओके परफेक्ट। नेक्स्ट आपको दिया गया कि गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस देती है आपको जिसकी वैल्यू 5,000 तक है, तो वो जनरली तो एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है एंड उस कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन 3 महीने से ज़्यादा का है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। तो हम इस केस में 5,000 कैसे देखेंगे? तो 5,000 हम पूरे के पूरे साल भर का देखेंगे। तो अगर आपके पूरे साल का मिला के 5,000 से ऊपर चला गया तो फिर जीएसटी आएगा, अप टू 5,000 है तो वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया था कि गवर्नमेंट एंटिटी सर्विस दे रही है, किसी सरकार को दे रही है या फिर सरकार ने स्पेसिफाई किया उसको सर्विस दे रही है, एंड गवर्नमेंट एंटिटी को पैसा कहाँ से मिलता है? सरकार से ग्रांट्स के रूप में मिलता है ना? सरकार ने कहा कि भाई किसी को प्लांटिंग मशीनरी बेचो, ट्रेनिंग दो वगैरह वगैरह, यानी गवर्नमेंट एंटिटी काम करी है, लेकिन गवर्नमेंट एंटिटी को पैसा कौन दे रहा है? सरकार ही दे रही है ग्रांट्स के फॉर्म में। करेक्ट। तो ये जो गवर्नमेंट एंटिटी सर्विसेज देगी ये भी रहेगा जीएसटी से एग्जेम्प्ट। देन नेक्स्ट वाली एंट्री ओल्ड एज होम, मतलब वृद्धाश्रम जो रहते हैं, तो वृद्धाश्रम जो सर्विसेज देगा वो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन वृद्धाश्रम चलाना किसने चाहिए? या तो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर ऐसी कोई एंटिटी जो 12AB में रजिस्टर्ड है। ओके। यहाँ पर जाकर रहेगा कौन? रेसिडेंट इंडिविजुअल, कम से कम 60 साल के होने चाहिए, एंड उनसे मैक्सिमम कितना पैसा लेना चाहिए? 25,000 रुपये तक, है ना, महीने का। अगर मंथली आपका जो इनका जो पैसा होना चाहिए 25,000 रुपीज़ तक होना चाहिए। अगर यहाँ तक का अमाउंट है तो इट विल बी एग्जाम्प्ट। अगर इसमें से एक भी कंडीशन मिस हो गई, 25,000 से ज़्यादा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हो जाएगा आपके लिए टैक्सेबल। ठीक है, समझ आया? चलो देन हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट अगला वाला आपको यहाँ पर दिया गया एंट्री 9E। तो 9E में कहा था कि अगर आप फॉर एग्जांपल रेलवेज में जाते हो, है ना, ट्रेन में जाते हो, आप प्लेटफॉर्म पे आपने टिकट निकाल ली, और रिटायरिंग रूम्स, वेटिंग रूम में आप बैठे हो, या फिर क्लोक रूम सर्विसेज जहाँ पर आपने सामान जाके जमा करवाए, मतलब लगेज रूम, या फिर बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज आपको प्लेटफॉर्म में, है ना, कार में छोटी छोटी घुमा रहे हैं, तो ये सब सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट होती है।
नेक्स्ट आपको बोला था कि अगर एक डिवीजन, एक जोन है ना, दूसरे डिवीजन या जोन को यहाँ पर सर्विसेज दे रहा है रेलवेज वाला, तो ये भी रहेगा एग्जाम। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं आपको अभी बताऊंगा, बैंकिंग वाला पढ़ना बाकी अपना। देन हम आ गए थे नेक्स्ट वाले पर 34A पर। 34A में सिंपली ऐसा कहा गया था कि सरकार अगर अपनी अंडरटेकिंग्स के लिए या PSUs के लिए है ना गारंटी लेती है ताकि वो लोन ले पाए, एंड सरकार को गारंटी कमीशन मिलता है, तो सरकार ने अपनी कंपनीज के लिए गारंटी लेके रखी है ताकि वो कंपनीज क्या कर पाएगी, लोन ले पाएगी, एंड इससे सरकार को गारंटी कमीशन मिला है। तो ये जो गारंटी कमीशन मिला है क्या हो जाएगा, GST से है ना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया था कि सरकार आपको सर्विसेज देती है ना, सरकार आपको सर्विसेज देती है रजिस्ट्रेशन के अलग अलग लॉज के अंडर, या फिर टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, है ना, अलग अलग टाइप के, जैसे फायर लाइसेंस एरिया, तो सरकार ये जो सर्विसेज देती है इवन दीज आर एग्जेम्प्ट। ठीक है, डन डन डन, है ना। अरिशा वैसा है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं, अब रिवाइज करवा रहा हूँ तो फोकस कर लो इस पर। नेक्स्ट आपको दिया गया था, ये सब सुबह का रिवीजन चल रहा है, कि अगर आप पासपोर्ट निकलवाते हो, वीज़ा निकलवाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट, तो इन सब का भी कोई GST नहीं लगता है, इट इज़ एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट आपको बोला गया था कि सरकार आपको टॉलरेट कर रही है, सरकार ने आपको कुछ काम करने के लिए दिया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन आपने टाइम पर पूरा नहीं किया, तो सरकार आपसे कॉम्पनसेशन लेगी, तो ये जो कॉम्पनसेशन रहेगा इवन दिस विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। ओके, नेक्स्ट था एंटी नंबर 63। यहाँ पर सरकार ने राइट्स दिए हैं किसी इंडिविजुअल फार्मर को, उसको बोला है कि भाई ये ज़मीन जाके आप यूज़ करो, यहाँ पर फार्मिंग करो या फिर कैटल रियरिंग करो, जानवर पालो, तो सरकार इंडिविजुअल फार्मर से जो पैसा लेगी इवन दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। ओके, एंटी नंबर 65 आपको दिया गया था कि अगर आप कस्टम्स में जाते हैं एंड आप ओवर टाइम चार्जेस पे करते हैं, क्योंकि आपको लेट नाइट माल छुड़वाना था, है ना, या फिर कंटेनर स्टफिंग करनी थी, है ना, माल भरवाना था, या फिर संडे के दिन आपको कस्टम्स में जाके काम करवाना था, तो ये एक्स्ट्रा आवर्स के लिए आपको देना पड़ता है मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, तो इस पर भी GST वसूल नहीं होता है। ओके, 65B मैंने आपको कहा था कि वैसे आप स्किप कर सकते हो, लेकिन सरकार बेसिकली क्या करती है, रॉयल्टी कलेक्ट करने के लिए लोगों को टेंडर देती है, तो लोग यहाँ पर पैसा पे करते हैं और फिर उनको टेंडर मिलता है, तो ये पैसा जो लोग पे करते हैं ये भी होता है आपका GST से एग्जेम्प्ट। ठीक है, देन आपको दिया गया 74A, इसमें जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स होते हैं, है ना, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल बोले तो कौन, है ना, जो नशा मुक्ति करवाएंगे आपको, डॉक्टर्स, है ना, आपको बैठ के समझाएंगे बेटा चरस मत फूको, है ना, चरस मत लो, है ना, गांजा मत फूको, वगैरह वगैरह इस टाइप की चीज़ें। तो ये जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं ये सर्विसेज देंगे, है ना, केयर काउंसलिंग थेरेपी की, किसी हॉस्पिटल वगैरह में या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, है ना, जो सरकार चलाती है, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, या फिर कोई ऐसी एंटिटी जो 12AB में रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है ना, यहाँ पर ये जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे इनकी सर्विसेज भी रहेगी GST से एग्जेम्प्ट। क्लियर है। और उसके बाद एयरक्राफ्ट मैंने आपको बताया था, एयरक्राफ्ट क्या होता है, तो सिंपली काइट्स, बलून्स वगैरह वगैरह जो रहेगी, माना ये भी रहेगी आपके GST से। मैडम इसको हम कहते हैं कि एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन में काफ़ी पुरानी डेफिनेशन है, आप पतंग भी उड़ाओगे अगर तो भी आपको सुपरविजन में उड़ाना पड़ेगा, इवन दी बलून्स। ओके, नेक्स्ट आपको बोला था कि अगर आप प्राइवेट एंटिटी हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह आप करवा रहे हैं, PSUs हैं या फिर कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, आप पुलिस को हायर करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर करते हैं, तो यही टैक्सेबल होती है सर्विस, आपको GST देना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट आप आ गए थे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पर। हमने कहा था कि अगर आप सरकार को प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट करके देते हो, कौन सी स्कीम में, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना, अब सरकार को सिर्फ और सिर्फ लेबर प्रोवाइड कर रहे हो तो इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। नेक्स्ट वाला था कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ हैं, मतलब बिजली का कनेक्शन करके दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करके दे रही है, कौन किसको दे रहा है, तो ये कंपनीज एक फार्मर को उसके फार्म में अप टू दी ट्यूबवेल, मतलब उसका जहाँ तक कुआं लगा है वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करके दिया जा सकता है, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। ओके, नेक्स्ट वाला कि अगर आप एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बनवा रहे हो, आप एक घर बनवा रहे हो एंड आपने प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है, इवन दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। ठीक है, लेकिन अगर आप एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हो, है ना, बहुत सारे घर बनवा रहे हो तो टैक्सेबल हो जाएगा, कमर्शियल बिल्डिंग बनवा रहे हो तो भी टैक्सेबल हो जाएगा, सिर्फ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के लिए आपने प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट किसी से किया हुआ है तो वो GST आपका रहेगा एग्जेम्प्ट। ओके, ये 41A 41 भी आपको एग्जेम्प्ट स्किप करना था। नेक्स्ट आपने पढ़ा था यहाँ से कुछ आपके अब, है ना, इंपॉर्टेंट वाली एंट्रीज आ गई थी और इंटरेस्टिंग वाली भी। आपके यहाँ पर दिया था एंट्री नंबर 15, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। तो हमने कहा था कि अगर अब आप बाय फ्लाइट जाते हो और वो भी बाय इकोनॉमी क्लास जाते हो तो ये 9 जगह पर आप चढ़ोगे या उतरोगे तो आपका GST एग्जेम्प्ट रहेगा। तो उसको हमने याद किया था सेंटा MMM, है ना, कॉम्पोजिशन लेवी में था संतु MMM, यहाँ पर रहेगा आपका सेंटा MMM, एंड उसके अलावा वेस्ट बंगाल का बगडोगरा,
है ना, इन जगहों पर अगर आप बैठते हो या उतरते हो तो जीएसटी आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट आपने इसको लिखा था, राइट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड स्टेज कैरेज। तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड स्टेज कैरेज क्या होता था? जो गाड़ी आपकी नॉन स्टॉप जाती है दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, एंड जो रुक रुक के जाएगी वो रहेगी आपकी स्टेज कैरेज। ओके, तो स्टेज कैरेज सिंपल वाला फंडा था। स्टेज कैरेज में आपको बोला था इन्होंने कि अगर आपकी गाड़ी जो रुक रुक के जाती है, अगर वो एसी गाड़ी है तो टैक्सेबल है, नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट है ना, अगर वो एसी गाड़ी है तो टैक्सेबल है एंड नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट है, राइट। ये वाला आपने लिखा था सुबह। एंड अगर आपकी ये, है ना, अगर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब जो नॉन स्टॉप गाड़ी जाएगी, ये भी अगर एसी गाड़ी है ना, एंटी नंबर्स कौन कौन सी याद रखना है मैं आपको लास्ट में लिखवा दूंगा ना अंशुल, इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है, देखिए, तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब जो नॉन स्टॉप आपकी गाड़ी जाएगी, अगर वो एसी गाड़ी है तो जनरली टैक्सेबल है, नॉन एसी तो जनरली एग्जेम्प्ट है। लेकिन उसमें भी अगर ये रेडियो टैक्सी है, मतलब ऐसी कोई गाड़ी है जिसका हम लोकेशन सेंट्रली ट्रैक कर सकते हैं, या फिर चार्टर्ड, हायर्ड या फिर कंडक्टेड व्हीकल, मतलब आपने एक टूर निकाला है ना, आप ऑफिस वालों के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं, आप इमेजिका जा रहे हैं, है ना, बारात लेके जा रहे हैं, तो अगर आपने ऐसे प्राइवेट टूर किया है तो भले वो नॉन एसी क्यों ना हो, फिर भी वो टैक्सेबल होगी, करेक्ट। और फिर हमने कहा था कि चाहे आपका, है ना, यहाँ पर स्टेज कैरेज हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो, किसी भी टाइप की गाड़ी अगर आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक की है, जैसे रेड बस, पेटीएम वगैरह वगैरह, दिस विल ऑलवेज बी टैक्सेबल। क्लियर है? तो ये आपने पढ़ा था यहाँ पर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। परफेक्ट। चलो, नेक्स्ट आपने देखा था यहाँ पर देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट। तो सरकार ने यहाँ पर क्या किया था कि छोटे छोटे जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर एयरलाइंस को उन्होंने इंकरेज किया कि भाई जाके फ्लाइट चालू करिए, लेकिन अगर आपको कुछ नुकसान होता है, आपने फ्लाइट चालू की नया नया एयरपोर्ट में छोटी छोटी जगह पर, फॉर एग्जाम्पल, है ना, भूसावल हो गया, अमरावती हो गया, ऐसी जगहों पर, और अगर आपको नुकसान होता है तो सरकार ने कहा था कि हम इसकी भरपाई कर देंगे, और आप चिंता मत करो। और तो उसको सरकार ने नाम दिया था कॉम्पनसेशन को वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो आपका बिजनेस वायबल नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि नुकसान हो जाएगा, तो सरकार जो आपको गैप बन रहा है सरकार उसको फंड कर देगी, दिस इज कॉल्ड एज योर वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो सरकार को यहाँ सरकार से जो पैसा मिल रहा है इन एयरलाइंस वालों को, ये पैसा भी रहेगा जीएसटी से एग्जेम्प्ट, लेकिन ये सरकार आपको कितने साल हेल्प करेगी? मैक्सिमम 3 साल। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट था आपका वायबिलिटी गैप फंडिंग वाला। नेक्स्ट वाला था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स हो रहा है विथ और विदाउट बिलोंगिंग्स, मतलब विथ सामान विदाउट सामान। अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो जनरली एग्जेम्प्ट है, लेकिन ट्रेन का अगर आपने, जैसे पुरंदर एयरपोर्ट, करेक्ट है सोहन भाई, एकदम बढ़िया। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास अगर टिकट है या एसी की टिकट है तो वो टैक्सेबल होगा। उसके अलावा आप मेट्रो से जाओ, मोनोरेल से जाओ, ट्रेनवे से जाओ, एग्जेम्प्ट है। इनलैंड वाटरवेज, इंडिया के अंदर ही अंदर आप बोट से घूम रहे हो तो एग्जेम्प्ट है। शिप से घूम रहे हो, है ना, शिप से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन टूरिज्म पर्पज रहा, फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई से गोवा एक, है ना, क्रूज में गए, शिप में गए, जहाँ पर, है ना, खाना पीना, डांस वांस वगैरह वगैरह सब है, तो टूरिज्म पर्पज रहा तो आपके लिए हो जाएगा टैक्सेबल। उसके अलावा आपने मीटर्ड कैब ली, ऑटो रिक्शा ली, इंक्लूडिंग दी ई रिक्शाज, है ना, मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ये सब चीज़ें क्या रहेगी? बाय डिफॉल्ट एग्जेम्प्ट। लेकिन, है ना, सोन भाई, हाँ, ये रहेगी एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आपने जो ई वाला पॉइंट है इसको बुक किया है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, कहने का मतलब आपने क्या किया यहाँ पर, है ना, कहने का मतलब आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर ओला उबर से बुक किया है तो क्या हो जाएगा आपके लिए? टैक्सेबल। क्लियर है? हाँ, ये वाला फंडा भी डन। देन नेक्स्ट वाला हम आ गए थे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो हमने कहा था यहाँ पर कि अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अगर बाय रोड कोई भी लेके जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, जीटीए लेके जा रहा है तो टैक्सेबल है, कुरियर वाला लेके जा रहा है तो टैक्सेबल है। ओके, इनलैंड वाटरवेज, इंडिया के अंदर ही अंदर बोट से जा रहा है अगर सामान तो एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पर डेफिनेशन में चेंज था इस बार, हमने कहा था कि अगर आप लोकल डिलीवरीज करवाती हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, मतलब, है ना, पोर्टर, डंजो, है ना, इन सब के थ्रू आप क्या करवाते हो, लोकल डिलीवरीज करवाते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? टैक्सेबल। वो जीटीए में नहीं आता है। फिर हमने कहा था कि अगर आप ट्रेन से लेके जाओ या शिप से लेके जाओ या जीटीए से लेके जाओ, किसको? डॉक्टर मोना को, सिर्फ डॉक्टर मोना को आप लेके जाओ तो एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा और किसी को लेके गए तो टैक्सेबल है। डॉक्टर मोना को फ्लाइट से लेके गए तो भी टैक्सेबल है। तो ट्रेन, शिप और जीटीए में एग्जेम्प्ट है। अब डॉक्टर मोना का मतलब क्या? डी फॉर डिफेंस इक्विपमेंट्स, आर फॉर रिलीफ मटेरियल्स, एम फॉर, है ना, मिल्क, सॉल्ट, देन आपका, है ना, दाल चावल आटा, ठीक है, देन ओ से आपका ऑर्गेनिक मैन्योर,
एन से आपका न्यूज़पेपर्स वगैरह, एंड ए से आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये 6 चीज़ अगर आप लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, तो आपके लिए रहेगा एग्जेम्प्ट। फिर जीटीए वाला हमने नेक्स्ट पॉइंट कहा था कि जीटीए अगर सर्विसेज देता है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड है, जीटीए उसको सर्विसेज दे रहा है, तो ये भी रहेगा एग्जेम्प्ट। एंड नेक्स्ट वाला था कि जीटीए सर्विस देता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, या किसी गवर्नमेंट एजेंसी को जिसने खुद को रजिस्टर करवाया है बिकॉज ऑफ टीडीएस। माना इनलैंड वाटरवेज एग्जेम्प्ट है मिष्टी, ठीक है, लेकिन टूरिज्म रहा अगर शिप वगैरह में मिष्टी तो टैक्सेबल है। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंटल एजेंसीज जिसने खुद को रजिस्टर करवाया था बिकॉज ऑफ टीडीएस। टीडीएस हमको जीएसटी में कब काटना पड़ता है? जब आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का है, तो हम टीडीएस काट के देते हैं एट द रेट ऑफ 2%। ओके, तो गवर्नमेंटल एजेंसीज जिसके साथ है ना, जिसने खुद को रजिस्टर करवाया बिकॉज ऑफ टीडीएस, तो जीटीए इन सबको सर्विसेज दे रहा है ट्रांसपोर्टर, तो ये रहेगा बाय डिफॉल्ट एग्जेम्प्ट। ओके, फिर ये सब रिपीटेड पॉइंट्स थे। फिर हमने कहा था डेफिनेशन ऑफ जीटीए में चेंज था। तो जीटीए मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो बाय रोड सामान लेके जाए प्लस कंसाइनमेंट नोट आपको इशू करके देता है, आपको चिट्ठी बना के देता है कि मैं इन सब लोगों का सामान लेके जा रहा हूँ। फिर हमने कहा था कि लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग वगैरह अगर आपको ट्रांसपोर्टर करके देता है तो इसको हम नेचुरल बंडल मतलब कॉम्पोजिट सप्लाई की तरह मानते हैं जनरली। और उस केस में जब आपका मेन सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन का है तो हर जगह पर ट्रांसपोर्टेशन वाला ही रेट आएगा। ओके, और अगर आपका ट्रांसपोर्टर क्या करता है, जो ये एक्स्ट्रा सर्विसेज वो दे रहा है उसका अलग से बिलिंग करता है, तो हम हर एक का जीएसटी अलग 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 चार्ज कर सकते हैं। परफेक्ट। तो इसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी और वही थी हाउसिंग सोसाइटीज़ वाली। ओके, तो आपका 2/3 चैप्टर इज ऑलरेडी डन ना, बचा हुआ 1/3 है। पहले ये वाली एंट्री और मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ जो हमने पढ़ा था, एंड फिर बाकी बची हुई चीज़ें सीक्वेंशियली कर लेंगे। आप आ गए थे, पेज नंबर था आपका 4.4.4 समथिंग, आप आ गए थे पेज नंबर 4.66 पर। इसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई ट्रेड यूनियन है जो अपने मेंबर से पैसा लेता है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, और उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट कट करवा दिया था। देन सी पर मैं आता हूँ 2 मिनट बाद। 77A में मैंने आपको कहा था कि अगर आप कोई एसोसिएशन है, कोई बॉडी है, और आप क्या करते हैं, है ना, आप काम करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर लेबर या फार्मर्स, है ना, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर लेबर या फार्मर्स की भलाई के लिए आप काम करते हैं, है ना, या फिर इंडस्ट्री का प्रमोशन करते हैं, एंड आप अपने मेंबर से साल भर में मैक्सिमम 1000 रुपये लेते हैं। 1000 रुपये से ज़्यादा आप यहाँ पर जो है, ठीक है, 1000 रुपये से ज़्यादा जो है आप यहाँ पर क्या करते हैं, है ना, चार्ज नहीं कर पाते हैं, है ना, या 1000 रुपये तक ही चार्ज करते हैं। तो आप जो काम करेंगे, पैसा लेंगे, ये भी रहेगा जीएसटी से एग्जेम्प्ट। ठीक है, देन ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, एंट्री नंबर 77 का क्लॉज सी। इसमें आपको बोला गया था कि आप जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, मतलब आपके साथ हो सकता है कि आप की हाउसिंग सोसाइटी है, बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो सोसाइटी वाले आपसे मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। तो ये जो सोसाइटी वाले मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं, क्या इसके ऊपर भी जीएसटी आता है? तो 2 कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए, है ना। कौन सी 2 कंडीशन? पहली कंडीशन कि आपकी जो सोसाइटी है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, एंड सेकंड आपका जो मंथली रेंट है वो 7500 रुपीज़ से ज़्यादा का होना चाहिए। मंथली जो मेंटेनेंस है वो 7500 से ज़्यादा का होना चाहिए पर फ्लैट। अगर ऐसा है तो आपके लिए टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। एक भी कंडीशन मिसिंग है तो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो आपकी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कब लेगी? जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख से ज़्यादा का होगा तो। करेक्ट। तो मान के चलिए कि सोसाइटी रजिस्टर्ड है एंड वो आपसे पर मंथ का चार्ज करते हैं 6000 रुपये, तो जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है। अगर आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है एंड हर महीने का चार्ज करते हैं 9000 रुपये, तो भी जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है। करेक्ट। अब ध्यान से सुनना नेक्स्ट वाला पॉइंट, ध्यान से सुनना नेक्स्ट वाला पॉइंट। मान के चलिए कि यहाँ पर अमन है और अमन के ना सोसाइटी में 2 फ्लैट्स हैं। करेक्ट। एंड सोसाइटी वाले देते हैं हर फ्लैट का 7-7 हज़ार रुपये पर मंथ, 7,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पर लिया जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट। सोनी कुमारी, स्वागत है आपका। मुझसे यस बिल्कुल कर सकते हो, है ना। कल सुबह बेटा भरत सर का लेक्चर रहेगा। चलो मुझे बताइए, है ना। नहीं अरुण, डिफरेंस टैक्सेबल नहीं होगा, है ना। अगर आपने एक बार लिमिट क्रॉस कर दी तो हमेशा फुल अमाउंट पर जीएसटी आएगा। ठीक है, मुझे बताइए कि यहाँ पर आपके जो है ना 2 फ्लैट्स है और उससे 7-7 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं, तो जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? तो नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या बोला है, 7500 पर मंथ पर फ्लैट होना चाहिए। मतलब पर फ्लैट का 7,500 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल होगा। ओके, और पर फ्लैट अगर है ना 7,500 के अंदर है तो टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब आपको ये लिमिट जो देखनी है वो इंडिविजुअली देखनी है, एग्रीगेट करके नहीं देखना है। क्लियर है? तो ये आपने पढ़ा था, है ना, सुबह वाले सेशन में।
ओके चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द क्विक रिवीजन नाउ, है ना, जो है ना लास्ट वाले सेशन में हमने पढ़ा था, और इस रिवीजन के साथ आपका पूरा का पूरा है ना जो एग्जाम्पशंस वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो हमने आज शाम से लास्ट वाले सेशन में पढ़ना स्टार्ट किया था। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए, कोई सनम से आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। चलेगा, सुनिएगा, तो यहाँ से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि आरबीआई की सर्विसेज हो जाती है अब टैक्सेबल, पहले हुआ करती थी एग्जाम्प्ट। नेक्स्ट आपको बोला है कि अगर आप लोन्स वगैरह लेते हो ना, लोन्स बनवा लो, है ना, लोन्स ले लो, डिपॉजिट दे दो, ओवरड्राफ्ट वगैरह होगा, जहां पर भी इंटरेस्ट रहेगा इट विल बी फुल्ली एग्जाम्प्ट। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो दैट विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट वाला पॉइंट था कि अगर आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हो और फॉरेन करेंसी परचेज सेल कर रहे हो, अगर ये B2B सप्लाई मतलब डीलर टू डीलर, बैंक टू बैंक, तो उस केस में एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन B2C रहा, मतलब अगर हम लोग फॉरेन करेंसी वगैरह लेने जाए तो इट विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट आपको दिया गया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में है ना बेसिक सेविंग अकाउंट वगैरह खुलवाए गए थे, तो इन सेविंग अकाउंट्स के जो भी चार्जेस रहेंगे दैट विल बी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट वाला था एंट्री नंबर 34। इसमें सिंपली बोला था कि अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट कर रहे हो और अगर आपका पेमेंट 2000 तक है या 2000 के अंदर अंदर है, तो आपके पेमेंट पर जो कमीशन होगा, मतलब जो फॉर एग्जांपल आपने एक्सिस के कार्ड से पेमेंट किया था तो एक्सिस वाले अपना कमीशन काटेंगे, उस पर जीएसटी नहीं आएगा अगर आपका अमाउंट 2000 तक का है तो। ठीक है, लेकिन अगर आपका अमाउंट 2000 रुपये से ज़्यादा का है तो फिर जीएसटी आ जाएगा। फिर एक नया क्लैरिफिकेशन इस बार आया हुआ था कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह वगैरह, है ना, इनसे अगर आप पेमेंट कर रहे हो, अगर आपका ट्रांजेक्शन 2000 तक का है तो फिर जीएसटी है ना कमीशन पर नहीं आएगा। ठीक है, एंड उसके अलावा अगर पेमेंट गेटवेज हैं, पेमेंट गेटवेज मतलब रेजर पे, बिल डेस्क, है ना, पाइन लैब्स, जो आपको पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इनका 1 रुपये का भी कमीशन रहेगा तो इस पर कंपलसरी जीएसटी आएगा, इसमें किसी भी तरीके का एग्जेम्पशन नहीं है। ओके, फिर यहाँ पर बैंक्स वाले सारी की सारी चीज़ें आपके लिए रिपीटेड थी, अलग अलग टाइप के, यहाँ पर ओडी है, बैंक है, सेविंग है, सारा का सारा इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट, अगर आप लोन वगैरह लेते हो तो बैंक वाले आपसे सर्विस चार्जेस लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन फीस वगैरह लेते हैं, तो ये सब अदर चीज़ें हो गई, ऑल दिस विल बी है ना टैक्सेबल। ओके, तो प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दे दो एक 10-15 मिनट, है ना, उसके बाद मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ, है ना। उसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, तो अगर आप है ना डीमैट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका जो ब्रोकर है आपको फैसिलिटी देता है कि आप बाद में पेमेंट कर सकते हो, तो ये भी एक तरह का लोन है, इवन दिस विल बी एग्जेम्प्ट। देन चार्जेस फॉर लेट पेमेंट आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड विल बी टैक्सेबल, है ना, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। फिर हम आ गए थे, है ना, कहानी को आगे बढ़ा गए। नेक्स्ट वाला पॉइंट आ गया था आपका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज, तो इसको ज़्यादा आपको है ना एम्फेसाइज करके पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, बस एक एक बार इसको आप क्विकली रीड कर लेंगे। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज आपको मिल रही है और पैसा कहाँ से निकाला जा रहा है, नेशनल पेंशन सिस्टम से, या फिर आर्मी नेवल एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड से, या फिर नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड से, है ना, टू द पर्सन ऑफ द कोस्ट गार्ड वगैरह जो वहाँ पर काम करते हैं, देन पुलिस फोर्सेज वाले फंड से, है ना, या फिर ये अलग अलग नाम है, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी, माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो ये ऊपर वाले जो फंड्स का नाम है, यहाँ से पैसा निकाल के अगर आपने इंश्योरेंस करवाया तो इट विल बी एग्जेम्प्ट, जीएसटी नहीं आएगा। माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बस याद रख लेना, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपका कवरेज अमाउंट सिर्फ 2 लाख रुपए तक का है ना, और ये नाम से रीड करके छोड़ देना। देन सर्विसेज बाय दी स्पेसिफाइड बॉडीज, तो ईएसआईसी अगर सर्विसेज देता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या फिर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोल माइंस पीएफओ, या फिर एनपीएस ट्रस्ट, तो ये जो भी सर्विसेज देते हैं दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। आईआरडीएआई की सर्विसेज, सेबी की सर्विसेज और आरबीआई की सर्विसेज होती है टैक्सेबल। नेक्स्ट, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज, तो इसमें भी सिर्फ आपको नाम पढ़ के छोड़ देना है, ज़्यादा है ना डिटेल में इसको जाने की जरूरत नहीं है। तो हर्ट इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, है ना, स्कीम फॉर इंश्योरेंस ऑफ ट्राइबल्स, जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, तो ये सारी की सारी जो हम यहाँ पर सर्विसेज लेते हैं या इंश्योरेंस करवाते हैं, इस पर जीएसटी नहीं आता है। और ये ऊपर जो भी नाम लिखे हैं, अगर आप इसका री इंश्योरेंस करवाओगे तो भी जीएसटी नहीं आएगा। फिर आपको दिया था कि अटल पेंशन योजना में आपको सर्विस दी जा रही है, या फिर पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इवन दिस विल बी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट वाला, ये वाली नई वाली एंट्रीज है, तो हमने कहा था मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, तो फॉर एग्जाम्पल हमने अपना गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्या करता है, जो हमने उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का पैसा दिया है ना, फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी होता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हमारी सेफ्टी के लिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हमने किसी को ठोक दिया तो है ना उसको कैसे हम लोग कॉम्पनसेशन देंगे। तो हमने अगर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को फॉर एग्जाम्पल
10,000 रुपये दिए थे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के, एंड उन्होंने 1,000 रुपये इसमें से निकाल के मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में जाके जमा करवा दिया, है ना, और समझो 1,000 जमा करवाया, तो जो पैसा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में जमा होगा, क्या उस पर जीएसटी आएगा? तो आंसर इज नो, उसको हमने कर दिया एग्जेम्प्ट। ओके, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड का काम क्या होता है कि कोई भी रैंडम एक्सीडेंट्स हो गए और उसमें पैसा अगर कॉम्पनसेशन देना पड़ा तो वो कहाँ से आता है? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया था 36C 36D, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप अपना लाइफ इंश्योरेंस निकालते हो तो 36C, हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हो तो 36D। तो इंश्योरेंस अगर किसी इंडिविजुअल ने निकाला है तो एग्जेम्प्ट है, इंडिविजुअल ने अपनी फैमिली के लिए निकाला है तो भी एग्जेम्प्ट है। फैमिली का मतलब जिसके लिए भी आपने है ना इंश्योरेंस निकाला हुआ है, यहाँ पर फैमिली की डेफिनेशन अलग से नहीं दी है। ओके, और उसके अलावा लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस निकालता है, भले वो एक एम्प्लॉय हो या फिर 100 एम्प्लॉय हो, वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला था 36E। तो 36E कहता है कि जो ऊपर वाला आपका लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर कंपनीज खुद का री इंश्योरेंस करवाती है किसी और से, तो री इंश्योरेंस करवाना भी एग्जेम्प्ट होता है। ऋषभ, यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट, तो ऐसे लोग जो बैंक या इंश्योरेंस कंपनीज को अवेयर, उनके लिए अवेयरनेस फैला के देंगे वो बिजनेस फैसिलिटेटर, एंड जो अवेयरनेस प्लस ट्रांजेक्शन्स भी करके देंगे वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट। तो हमने यहाँ पर सिंपली देखा था कि बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक को सर्विसेज दे रहे हैं फॉर द रूरल ब्रांचेस, तो वो एग्जेम्प्ट है। ना यही लोग इंश्योरेंस कंपनी को भी सर्विसेज दे रहे हैं फॉर रूरल ब्रांचेस, तो एग्जेम्प्ट है, मतलब अर्बन एरिया के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो बिजनेस फैसिलिटेटर या करस्पॉन्डेंट है, इनके एजेंट इनको सर्विसेज देते हैं बैंक के रिस्पेक्ट में, तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन यहाँ पर एजेंट सर्विसेज देंगे इंश्योरेंस कंपनी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर टैक्सेबल है। मतलब बैंक वाली जो पूरी की पूरी लाइन है वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन इंश्योरेंस में जो एजेंट्स आपके लिए सर्विसेज देंगे वो हो जाएगा टैक्सेबल। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सरकार। हमने सरकार को प्योर सर्विसेज दी है ना, सरकार जैसे म्यूनसिपैलिटी पंचायत वाले जो काम होते हैं है ना, क्लीनिंग करना, स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह मेंटेन करना, प्योर सर्विसेज वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्जेम्प्ट है। एंड अगर कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब गुड्स प्लस सर्विसेज मिक्स भी है तो भी चलेगा, लेकिन गुड्स की वैल्यू 25% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपने 1 लाख का बिल बना के दिया यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, तो गुड्स की वैल्यू 25,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल के रखा है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी। आप गवर्नमेंटल अथॉरिटी को सर्विसेज दे रहे हो वाटर सप्लाई की, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या फिर स्लम इंप्रूवमेंट, तो ये छोटे मोटे काम करके जब आप देंगे तो भी एग्जेम्प्ट है। देन फेयर प्राइस शॉप्स, तो राशन दुकान जो चलाते हैं है ना, उनको जो कमीशन मिलता है वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट वाला, आपने सरकार के बोलने पर किसी का इंश्योरेंस कर दिया था, किसी गांव का, कंपनी का, है ना, या फिर पूरे स्टेट का, एंड पैसा आपको 100% सरकार से मिलता है, तो ऐसा वाला इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट रहेगा। देन सरकार के बोलने पर आपने किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी और उसमें से कम 75% पैसा सरकार से आना चाहिए, तो भी ये आपका जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला, हमने ये सब एंट्रीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लीगल सर्विसेज, तो यहाँ पर लॉयर्स वगैरह वगैरह, एडवोकेट्स, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, है ना, एडवोकेट्स की फर्म है, अगर ये लोग सर्विसेज देते हैं किसी बिजनेस एंटिटी को जो रजिस्टर्ड है, तो ही जीएसटी आता है, वो भी रिवर्स चार्ज में। इसके अलावा किसी को भी सर्विसेज दे दी इन्होंने, है ना, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, सरकार को, इंडिविजुअल को, तो एवरीथिंग विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर फिर दिया गया है नेक्स्ट वाली एंट्री, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो अगर आप स्पोर्ट्स इवेंट्स को यहाँ पर स्पॉन्सर करते हो, है ना, अलग अलग टाइप के, मतलब कोई भी इसमें स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन या कंट्री लेवल के मैचेस होंगे, या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, या फिर इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स हो रहा है ना, स्कूल लेवल पर स्पोर्ट्स हो रहा है, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया फॉर डेफ, पैरालंपिक वगैरह वगैरह, या फिर सेंट्रल सिविल सर्विसेज, है ना, कल्चरल बोर्ड, नेशनल गेम्स बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, या फिर पंचायत युवा क्रीड़ा या खेल अभियान स्कीम, तो इनमें से कोई भी, है ना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा है एंड आपने स्पॉन्सरशिप दी हुई है, इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन हेल्प करता है सरकार को? सरकार ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनसीवीईटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये जो सर्विसेज देंगे वो एग्जेम्प्ट रहेगा। फिर एनसीवीईटी ने बना के रखा है एक अवार्डिंग बॉडी, एक असेसमेंट एजेंसी और एक ट्रेनिंग बॉडी, ये लोग जो सर्विसेज देंगे वो भी एग्जेम्प्ट है। देन यहाँ पर एनएसडीसी के जो ट्रेनिंग पार्टनर्स रहेंगे, ये नया वाला अमेंडमेंट है, ये लोग जो सर्विसेज देंगे वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, देन यहाँ पर 2-3 नाम, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन असेसिंग बॉडीज जो बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर में, इनकी सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है। एंड ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड की जाती है अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इसके अंडर में ट्रेनिंग मिली है, तो वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल के रखा है हाँ, नेक्स्ट आपको बोल के रखा है परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट अगर आपको यहाँ पर सर्विसेज दे रहा है, आर्टिस्ट को आपने बुलवाया है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ फोक या क्लासिकल होना चाहिए आर्ट, और उसमें भी म्यूजिक, डांस, थिएटर, इसके अलावा जो भी रहेगा वो टैक्सेबल होगा।
और इसमें भी पैसा कितना चार्ज करना है पर परफॉर्मेंस का 1.5 लाख रुपए तक, उससे ज़्यादा चार्ज किया तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो फोक क्लासिकली होना चाहिए, म्यूजिक डांस थिएटर और 1.5 लाख तक। अगर वेस्टर्न म्यूजिक है, एरोबिक्स है वगैरह वगैरह, तो वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। टीवी सीरियल्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, ऑल दिस विल बी टैक्सेबल। लेकिन अगर आप किसी के ब्रांड एम्बेसडर हो, है ना, अगर आप किसी के ब्रांड एम्बेसडर हो तो उस केस में तो कंपलसरी कंपलसरी टैक्सेबल होगा ही। अगर आपको किसी कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, हाँ, तो आपको तो अगर 10,000 भी देते हैं तो भी जीएसटी आपको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स। तो अगर आप म्यूजियम में जाते हो, नेशनल पार्क में जाते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हो, टाइगर रिजर्व या जू में जाते हो, तो है ना जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, तो इन केसेस में आपका जीएसटी नहीं आएगा, कितना भी पैसा चार्ज किया जाए। आप ताजमहल वगैरह देखने चले गए, है ना, टिकट लेके, तो भी जीएसटी नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। देन ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर 500 रुपए तक की टिकट रही तो एग्जेम्प्ट है, जैसे सर्कस, डांस, थिएटर परफॉर्मेंस, ड्रामा, बैले, अवार्ड फंक्शंस, कॉन्सर्ट्स आप देखने जा रहे हो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ब्यूटी शोज देखने जा रहे हो, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, है ना, कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट, या फिर प्लेनेटेरियम जहाँ पर आपको चांद तारे वगैरह वगैरह बिठा के दिखाए जाते हैं। सो ऑल दिस विल बी, है ना, एग्जेम्प्ट। ओके, ये वाला तो हमने पिछले वाले सेशन में ये रिवाइज कर लिया था। ओके, सारा का सारा ये सोसाइटी वाला। देन इसमें हमने पढ़ा ये कुछ न्यू सर्विसेज। हमने कहा था कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाकर चिट्ठी पोस्ट करते हो और उसका वजन 10 ग्राम से कम है तो एग्जेम्प्ट है, 10 ग्राम या उससे ज़्यादा है तो टैक्सेबल है। तो आपको यहाँ पर लाइट लाइट फीलिंग्स लिख के भेजनी है, सरकार कहती है। नेक्स्ट आपको दिया गया था टूर ऑपरेटर सर्विसेज। तो अगर आप किसी फॉरेन टूरिस्ट को टूर ऑपरेट करके दे रहे हो, थोड़ा इंडिया में और थोड़ा बाहर, तो इंडिया के बाहर वाला जो पोर्शन है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ओके, और उसका तरीका क्या रहेगा, उसके लिए कैलकुलेशन कैसे करना है, तो इन्होंने बोला कि आपको प्रोपोर्शनेट चेक करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया, या फिर 50%, जितना भी आपने चार्ज किया है पैसा उसका 50%, विच एवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्ट। ओके, इसका मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर आपके नंबर ऑफ आवर्स, है ना, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट करना है, अगर आप जहाँ पर भी थे, जिस भी सिटी में या जिस भी कंट्री में, अगर आपके नंबर ऑफ आवर्स 12 या उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको वन डे काउंट करेंगे, 12 घंटे से कम होता है तो उसको हाफ डे काउंट करेंगे। एंड फॉरेन टूरिस्ट मतलब जो इंडिया में घूमने के लिए आया था मैक्सिमम 6 महीने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान के चलिए कि कोई बंदा यहाँ पर आया था, हमने उसका डेनमार्क में ट्रिप रखा था 7 दिन का और दिल्ली में रखा था 3 दिन का, तो टोटल नंबर ऑफ डेज आपके 10 हो गए, राइट। और हमको मिला था 1 लाख रुपए, तो कितना टैक्सेबल कितना एग्जेम्प्ट। तो इंडिया के बाहर वाले दिन 7/10, है ना, 1 लाख हमको मिला था तो 1 लाख इंटू 7/10, या फिर 1 लाख का 50%, विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर वाला अमाउंट रहेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा, जो बच गया वो टैक्सेबल। तो 70,000 या फिर 50,000, लोअर आ जाएगा 50,000, तो 1 लाख मिला था, 50 एग्जेम्प्ट, तो बचा हुआ 50 टैक्सेबल। ठीक है, एंड दूसरा नंबर ऑफ डेज, मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर में हमने उसका 6 दिन का ट्रिप रखा था, ईरान में 4 दिन 11 घंटे का रखा था, तो 4 दिन 11 घंटे मतलब 4.5 डेज, है ना, तो आपके टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए 6 एंड 4.5 विल बी 10.5। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर हमने 2,10,000 लिया था तो 2,10,000 इंटू 4.5 इंडिया के बाहर वाला डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, या फिर 2,10,000 का 50%, दोनों में से जो भी लोअर आएगा वो रहेगा आपके लिए एग्जेम्प्ट, है ना, वो आपके लिए हो जाएगा एग्जेम्प्ट। तो अगर आपने 2,10,000 लिया था, 90,000 अगर आपका एग्जेम्प्ट हो गया तो 1,20,000 आपके लिए हो जाएगा टैक्सेबल। क्लियर है इतना, परफेक्ट, है ना। चलिए, देन नेक्स्ट वाला पॉइंट आपको दिया गया था कि जो ये ट्रक्स वगैरह नेशनल परमिट लेते हैं तो नेशनल परमिट के लिए पैसा देना पड़ता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। फिर आपको बोला था स्लम सेल, पूरा का पूरा आपने बिजनेस ही बेच दिया तो भी उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। देन मैंने आपको लिखवाया था 12 एंड 12A, है ना, 12 एंड 12A वाली जो आपकी एंट्रीज थी ये थी RRR, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेंस। तो अगर आपने रहने की जगह किसी को रेंट पे देके रखी है, तो अगर आपका सर्विस रिसीवर, मतलब आपने किसी को फ्लैट या घर रेंट पे देके रखा है, तो जो बंदा वहां पर रह रहा है, जो सर्विस रिसीवर है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी नहीं आएगा। अगर वो रजिस्टर्ड है तो हमने उसका पर्पस चेक करेंगे, अगर उसका पर्पस जो है वो ऑफिस का है, जस्ट गिव मी मिनट, चलिए भाई देखिए, तो यहाँ पर क्या बोला है, मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि
है ना। सर्विस रिसीवर अगर आपका रजिस्टर्ड है और अगर वो वहाँ पर उसका ऑफिस चलाता है तो टैक्सेबल है, और अगर भले रजिस्टर्ड हो लेकिन खुद रहता हो तो एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है। एंड अगर आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है या कमर्शियल प्लेस है, आपने रेंट पे देके रखी है, तो जीएसटी आएगा। डिपेंड करता है, अगर सर्विस रिसीवर रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज में पे करेगा, अगर वो नहीं है तो हम सर्विस प्रोवाइडर देखेंगे। सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी वसूल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मतलब नॉर्मली हम जिस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, डन। उसमें फिर एक उन्होंने नया पॉइंट ऐड किया था, उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट जो रहते हैं ना हॉस्टल्स, कैंप्स, पीजी में, तो उसको हम टैक्सेबल करेंगे। मतलब हर पीजी एंड हॉस्टल टैक्सेबल है, लेकिन उसके बाद उन्होंने न्यू एंट्री लाई थी, एंट्री 12A। इन्होंने कहा कि अगर कोई आपके यहाँ पर रहता है मिनिमम 90 डेज के लिए और उसका मंथली रेंट मैक्सिमम 20,000 का है तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है, एक तो मिनिमम 90 डेज का स्टे एंड दूसरा मैक्सिमम 20,000 पर पर्सन का पर मंथ का खर्चा, इतना आप लेते हो। मतलब आप फॉर एग्जांपल किसी हॉस्टल में जाकर रहते हैं मिनिमम 3 महीने के लिए, और आपका जो खर्चा है वो 6,000 रुपये महीने का है, तो इट विल बी एग्जेम्प्ट, क्योंकि दोनों कंडीशन पूरी हो गई। एक भी कंडीशन अगर आपने मिस कर दी तो वहां पर हो जाएगा ये टैक्सेबल। ठीक है, डन। रोशनी, मैं तो 3.5 घंटे तो नॉर्मली है ना एग्जीक्यूटिव में टैक्स लेता ही हूँ। आज मैंने एग्जीक्यूटिव में टैक्स लिया है सुबह 8 बजे से 3:30 बजे तक। 8 8 आज क्या था, ट्यूसडे नहीं, सॉरी, कितने से लिया था, 10 बजे से, है ना, 10 से 3:30 तक। और जब आपका मैं सैटरडे नहीं लेता हूँ तो मैं 8 से भी कई बार 3:30 लेता हूँ। देखिए, तो ये कुछ कंडीशन है और ये छोटा मोटा आपका एग्जाम्पल है ना। ये वाला भी कर लेते हैं, गिविंग व्हीकल्स ऑन रेंट। तो अगर आप गाड़ियाँ रेंट पे देते हो, किसको, है ना, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, स्टेट गवर्नमेंट को बेसिकली, और वो गाड़ी की कैपेसिटी 12 से ज़्यादा की होनी चाहिए, बस की कैपेसिटी, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। आपने लोकल अथॉरिटीज़ को विद इन सिटी घुमाने के लिए बस दिए, और अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और 12 से ज़्यादा की कैपेसिटी है तो उस केस में, है ना, एग्जेम्प्ट है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होनी चाहिए, डीजल वाली रही तो टैक्सेबल है। आपने जीटीए को ट्रक रेंट पे दे दी, ट्रांसपोर्टर को, वो भी एग्जेम्प्ट है। या फिर लास्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि एक बंदा स्कूल के लिए पिक एंड ड्रॉप करता है, आपने इस बंदे को बस रेंट पे दी है। हर एक पर्सन है जो स्कूल के लिए काम करता है और स्कूल के बिहाफ पर पिक एंड ड्रॉप करता है, एंड आपने ऐसे वाले बंदे को एक बस रेंट पे दी है, तो इवन दिस विल बी एग्जेम्प्ट, है ना। परफेक्ट है। क्या बोले, रात के 3 बजे तक सेशन लेते हैं ना, एफआरएम के लेक्चर्स 2-3 बजे तक भी चलते रहते हैं, रिवीजन वगैरह वगैरह। चलो, देन नेक्स्ट आपको दिया गया 29C, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज। तो सैटेलाइट लॉन्च अगर आप करवाते हो तो उसका जीएसटी आपसे नहीं लिया जाएगा। ये बस वाला अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। देन टोल चार्जेस, जो आप हाईवेज पर टोल पे करते हो वो एग्जेम्प्ट होता है। देन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मीटर शिफ्ट करवाना, है ना, आपका कनेक्शन चेंज करवाना, डुप्लीकेट बिल बुलवाना, तो ये सारे, और या फिर मीटर्स का रेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स का, तो ये सारा का सारा जीएसटी से एग्जेम्प्ट रहेगा। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर एंट्री नंबर 44 था, इनक्यूबेटर एंड इनक्यूबेटी। इनक्यूबेटर मतलब जो स्टार्टअप्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारे यहाँ पर आके काम करिए। इनक्यूबेटी मतलब स्टार्टअप। तो अगर एक इनक्यूबेटी इनक्यूबेटर के साथ मिलकर काम करता है, तो ये जो स्टार्टअप है, ये जो सर्विसेज देगा, इस पर जीएसटी वसूल नहीं किया जाएगा अगर इसकी सर्विसेज 50 लाख रुपए तक की हैं तो। साल भर में अप टू 50 लाख की सर्विस देगा, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन इस स्टार्टअप के लिए कंडीशन है, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, एंड दूसरी कंडीशन, ये स्टार्टअप का पहला, दूसरा या तीसरा साल होना चाहिए, है ना। अगर इस स्टार्टअप का चौथा, 5वां साल हो गया तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो स्टार्टअप मतलब यहाँ पर इनक्यूबेटी, तो अप टू 50 लाख तक इनको जो है जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। 2 कंडीशन, पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख के अंदर अंदर होना चाहिए, एंड ये इनके स्टार्टअप का पहला, दूसरा या तीसरा साल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वाला दिया गया था कि यहाँ पर जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, है, या फिर न्यूज़पेपर वाले हैं या फिर टीवी वाले हैं, तो ये न्यूज़ खरीदते हैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से, या फिर यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया से, तो ऑल दीज आर एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट वाला, आप पब्लिक लाइब्रेरीज में जाओ, है ना, पेमेंट करोगे तो एग्जेम्प्ट रहेगा। आपका बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया के बाहर अगर करवा के दिया जा रहा है ना, ऑर्गेनाइज करवा के दिया जा रहा है तो एग्जेम्पशन है, और इंडिया में करवा के दिया तो टैक्सेबल है। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, है ना, कसाई खाना जहाँ पर मीट वगैरह बिकता है, तो अब ये टैक्सेबल है। नेक्स्ट आपको बोला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकेजिंग, लेबलिंग, है ना, तो उसको पका के देना, लेबलिंग करके देना, वैक्सिंग वगैरह करके देना, तो ये सारी की सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट होती है। देन अगर आपको इंडिया में कोल्ड चेन चलाना है तो आपको सिखाएगा कौन, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट। तो ये लोग आके आपको सिखाएंगे एंड आपसे पैसे लेंगे, बट जीएसटी विल बी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, फॉरेन एम्बेसीज जो इंडिया में काम करते हैं, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, ये जो इंडिया में काम करते हैं, इवन दिस इज एग्जेम्प्ट।
देन सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। तो आरटीआई एक्ट में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में, आप कोई भी सरकारी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मंगा लो, है ना, इन्फॉर्मेशन मंगा लो, जीएसटी आपसे वसूल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वाला, सर्विसेज टू अ रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन प्लेयर्स हैं, रेफरीज हैं, एम्पायर्स हैं, कोच है ना, जैसे गौतम गंभीर कोच है, या फिर हमारे टीम मैनेजर हैं, ये लोग सर्विसेज देते हैं बीसीसीआई को, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स बॉडी है एंड बीसीसीआई इनको पैसा देता है ना, इंडिया के लिए खेलने के लिए मैच फीस वगैरह मिलता है, तो ऑल दिस विल बी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, एक स्पोर्ट्स बॉडी दूसरी स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज दे रही है, जैसे हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया बीसीसीआई को सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा, एडवर्टीजमेंट वगैरह की, इवन दिस विल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन जो सिलेक्टर्स होते हैं, कमेंट्री करते हैं, पिच क्यूरेटर होते हैं, जो पिच जाके चेक करते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स है ना, जो आईपीएल के जैसे फॉर एग्जाम्पल या मैचेस के 2-4 घंटे आगे पीछे टाइम पास करते रहते हैं, इन सब की सर्विसेज टैक्सेबल है। एंड जो आपको आईपीएल में पैसा मिलता है, फ्रेंचाइजीज में आप खेलते हो, ये तो फॉर एग्जाम्पल वैभव सूर्यवंशी है, वैभव सूर्यवंशी को आई थिंक राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा 1 करोड़ 10 लाख के आसपास, तो उसको मिलेगा 1 करोड़ 10 लाख प्लस जीएसटी, ठीक है। फिर वो जीएसटी सरकार के पास जाकर जमा करवाएगा। लेकिन यही अगर वो इंडियन टीम के लिए खेल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए खेला उसने और उसको 1 करोड़ मिला, दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है। फिर बायोमेडिकल वेस्ट, ये सब तो आपका है ना हट गया है। पब्लिक कन्वीनियंस मतलब पब्लिक टॉयलेट्स आप यूज़ करोगे तो ये भी एग्जेम्प्ट है। एंड अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा देते हो किसी गवर्नमेंट एंटिटी को या किसी ऐसे रिसर्च एसोसिएशन को जो आपने इनकम टैक्स में पीजीबीपी वगैरह में पढ़ के रखा होगा, इन हाउस रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स, तो इनसे रिसर्च करवाते हो तो इवन दिस विल बी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, छोटी छोटी क्लैरिफिकेशन, आंगनवाड़ीज में खाना वाना खिलाया जाता है बच्चों को, तो दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट, जीएसटी नहीं आएगा, चाहे पैसा किसी से भी आए, सरकार से आए तो भी चलेगा, थर्ड पार्टी से आए तो भी चलेगा, ओके। एंड यहाँ पर जो आपके स्टेट बोर्ड होते हैं, सेंट्रल बोर्ड होते हैं, सीबीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, एमपी बोर्ड वगैरह वगैरह, ये जो अलग अलग टाइप के आपके बोर्ड होते हैं, ये लोग सर्विसेज देते हैं, है ना, एग्जामिनेशन करवाने की, एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाने की, वो सब एग्जेम्प्ट होती है। और इनकी जो इनपुट सर्विसेज होती हैं, इनपुट सर्विसेज क्या होती हैं, ये अपना रिजल्ट पब्लिकेशन का काम किसी और से करवाते हैं, एडमिट कार्ड किसी और से छपाते हैं, क्वेश्चन पेपर्स किसी और से बनवाते हैं, तो इनके लिए इनपुट सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। ये एयरफोर्स वाला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये वाला ऑलरेडी ऊपर आप पढ़ चुके हो, है ना, मीटर वाला तो रिपीटेड है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका पूरा एग्जामिनेशन चैप्टर का क्विक रिवीजन होता है समाप्त। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है ना मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, है ना, अलग से सिंगल सेशन। एंड जो भी इसको यूट्यूब पर देगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, है ना, कंपलसरी ना, और सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, डन। चलिए, तो इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पर रोक देता हूँ, इस सेशन को।